स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 4। जो हमारा चैप्टर 4 है वो क्या है? ऊष्मा। तो आज हम जानेंगे कि ऊष्मा क्या होती है और ऊष्मा के कितने प्रकार होते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अध्याय 3 में कि ऊनी वस्त्र जानतो रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानते हैं कि विशेष रूप से जो हमारी ऋतुओं के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग ऋतुओं में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र ग्रहण करते हैं। शीतकाल में ही आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं गर्म तथा ठंडा। आपके दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती है तो कुछ ठंडी होती है। जैसे हमारी चाय होती है गर्म तो बर्फ होती है ठंडी। इसी प्रकार और एग्जाम्पल गर्म और ठंडे के ले सकते हैं। उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाएंगे हम। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म और ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती है जबकि कुछ गर्म। हम यहाँ भी देखते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के परामर्श से क्या हो जाती है, अधिक, जैसे कि दूसरी वस्तुएं पहली वस्तु की अपेक्षा में अधिक गर्म भी होती है। अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुएं ना छुएं। जैसे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते हैं कि कोई गर्म वस्तु होती है तो हमको उसको छूना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होती है? वो भी फलों का रस भी ठंडा होता है। ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है चाय का चम्मच। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, वो भी क्या हो जाती है? गुनगुनी या गर्म हो जाती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा में गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा में अधिक ठंडी होती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम अगर घर में कोई हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी हमने जैसे ही बनाई और उसको हमने गैस पे से अलग रखा तो वो क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन उसी की तुलना में अगर हम लेते हैं जूस, हमने जूस बनाया तो वो कैसा होता है? ठंडा होता है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रिया, हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं कि हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है या कोई सी ठंडी है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 4.1 करके देखते हैं। 3 मगों में पानी के ताप का अनुभव करना। 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। इनमें ए, बी, सी से नामांकित करके मग ए में ठंडा पानी, मग बी में गर्म पानी, कुछ ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर मग सी में हम मिलाएंगे। अब हम अपने बाएं वाम हाथ को मग ए तथा दाहिने दक्षिण हाथ को मग बी में डालेंगे। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। आप यह क्रियाकलाप करते वक्त यह पानी का ध्यान रखिए कि आपका पानी ज़्यादा गर्म ना हो। बूझों की उलझन दर्शाती है यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं इसको हम। ताप मापन। अब ताप मापन के बारे में हम जानेंगे। क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार आता है, आपने देखा होगा जब हमारे परिवार में किसी को बुखार आता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? थर्मामीटर, जो क्या होता है? ताप मापी, जिससे क्या होता है? बुखार नापने के काम आता है। जिस ताप मापी में हम हमारा शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं।
किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाइए देता है। जैसे कि हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की एक नली होती है, ये दिखाई दे रही है हमको। इसके एक सिरे के एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी रेखा खींची जाती है। यदि पारे की यह धारी आपको ना दिखाई दे तो थर्मामीटर थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने में एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह प्रक्रम सेल्सियस स्केल जिसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारी स्केल है, यहाँ पर हमको इसको सी के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री सेल्सियस कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 सी से 42 सी तक के ताप ही माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। अब हम देखते हैं थर्मामीटर से ताप को कैसे मापते हैं। यह सीखने के लिए थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रम को एक के बाद एक बड़े चिन्ह द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों की संख्या को दर्शाइए और मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दोनों के बीच में 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग को 1.5 जो हमारा डिग्री सेल्सियस अथवा 0.2 सी होगा। उपयोग करने से थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से पहले धो लें। धोने के लिए किसी पूतिरोधी या रोगअणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि 35 सी से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यक्रम नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 सी है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। अब हम थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों को कम से कम 10 के शरीर का ताप मापेंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस थर्मामीटर की सहायता से और भी अपने दोस्तों का भी यहाँ पर ताप माप सकते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल जो होता है कितना, 35 सी से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यहाँ टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब की नहीं पकड़ना चाहिए। ये हमको यहाँ पर थर्मामीटर के कुछ सावधानियाँ बताई गई है। अब हमको दिया है क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 सी है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 30 सी हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ चेतावनी दे रखी है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आँख के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह क्या होता है, टूट जाता है। अगर आप इसको आँख के पास रखेंगे या फिर धूप में रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगा और टूट जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल शरीर का तापमान मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 सी से कम तथा 42 सी से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 15 सी से 42 सी है। अब प्रयोगशाला का तापमापी हम देखेंगे। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला में तापमापी है। इसका अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसे मापे जा सकते हैं और अधिक न्यूनतम ताप को भी हम नोट कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे प्रयोगशाला में तापमापी परिसर में 10C से 110C का होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस माप की भी आवश्यकता होगी। अब हमको यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 4.4 करके देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान नापना। अब हमने पहले क्या देखा था, डॉक्टरी थर्मामीटर देखा था। अब हम प्रयोगशाला में जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। जब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ विभिन्नताएं, संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। जैसे कि हमने तापमान लिया है तो क्या सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, ये भी हमको देखना होगा। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन दीवारों से नहीं छूना चाहिए। जैसे कि अगर हम तापमापी को, जो हमारा थर्मामीटर रहता है, अगर हम उसको बीकर में डाल रहे हैं तो वो बीकर से टकराना नहीं चाहिए। वो किसके अंदर, या तो हम पानी का अगर तापमान नाप रहे हैं तो हमको उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरी तरीके से पानी में डुबो कर रखना चाहिए और उसके आसपास भी पानी ही होना चाहिए। अब हम यहाँ क्रियाकलाप 4.5 करके देखते हैं। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए। तापमापी के जो हमारा तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो अपनी नोटबुक को नोट कर लीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आपने देखा है, जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। अथवा अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब या जल उस वस्तु में रखा है जिसका तापमान करना है। जैसे कि हमने क्या किया था कि एक बीकर में जल डाला था और हम उसमें थर्मामीटर को डाल करके उस जल का हम क्या कर रहे थे, उसका तापमान माप रहे थे कितना है। तो उसको उस जल के अंदर ही रहना चाहिए, जब भी हम उसका तापमान सही से नोट कर सकते। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापने के लिए आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। देखते हैं कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर को क्या करते हैं, हमें उसको अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जबकि जो हमारा प्रयोगशाला वाला तापमापी है उसको अपने शरीर का ताप मापने के उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस परियोजना के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर इस पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर फिर से प्रेक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर को हम फिर से एक बार देखते हैं। एक विभंग होता है, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके पास एक विभंग होता है। विभंग का क्या लाभ है, या पारे के तल को नीचे क्यों नहीं गिरने देता है, हम यहाँ देखेंगे। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकित तापमान डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। जैसे कि हमारा दिखाई दे रहा है, इसमें ये डिजिटल है। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, पारे का उपयोग नहीं होता है। अब हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। संभवतः आपने देखा है कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। जैसे कि हम किसी बर्तन को आग पर रखते हैं तो वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जैसे ही हम बर्तन को अगर किसी आग के ऊपर रखेंगे, हमारे गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं और उसको हम चालू कर देते हैं तो क्या होता है, जो उसकी ऊष्मा होती है वो कहाँ पर चली जाती है, बर्तन में चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश
की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर 4.6 का हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे की जैसी कोई एक वस्तु की छड़ लेंगे और एक ऐसी होनी चाहिए, चपटी पट्टी होनी चाहिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरों को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। किसी धातु को पट्टी में ऊष्मा स्थानांतरण का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रिय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं हम उसको। अब हम यहाँ क्रियाकलाप 4.7 करके देखते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाव जनित डिवाइजर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के सिरों को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरों को छूकर देखिए। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टील की चम्मच क्या होती है, धातु होती है। पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है वो क्या होती है, धातु। और क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ, हो जाता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी, ये क्या होते हैं, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जैसे कि जो ऊष्मा को रोक देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होती है, हम इसका पता लगाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंधन कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रोक की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए तथा कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। जैसे कि जो जल हमारा गर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा जल रहता है वो उसका स्थान ले लेता है, किसका, गर्म जल का। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। जैसे कि जल जब गर्म जल ठंडा जल जब गर्म की स्थान लेता है तो वो ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जल में ऊष्मा का संवहन कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। वायु में जल ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और प्रक्रिया चलती रहती है। इसको हम क्रियाकलाप 4.9 में कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपने दोनों हाथ में समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा अधिक गर्म और कौन सा अधिक ठंडा है, ये हम इसका
अनुभव कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। अपने हाथों को ज्वाला में सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जल ना जाए। जैसे कि आप मोमबत्ती को अगर अपने मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारा हाथ मोमबत्ती के ऊपर रहेगा वो वाला जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन आसपास वाला थोड़ी देर में गर्म होगा। जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है समुद्र समीर, ठंडा और गर्म, गर्म और ठंडा। यहाँ पर हमको कुछ इनके डायग्राम दे रखे हैं। थल समीर, जैसे कि हमारा है थल समीर है, अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लोक के ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियों समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। जैसा कि हम देखते हैं कि एकदम से जब तापमान बढ़ जाता है, जब गर्मी होती है, तो हमको क्या होता है, गर्म गर्म हवाएं हमको आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही फिर वो थोड़ी देर बाद क्या होती है, अगर वो समुद्र की ओर बहती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी होकर के आती है। इस जैसे कि जो हमारी यहाँ पर होती है ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, तो ये क्या कहलाती है, थल समीर कहलाता है। इस परिघटना को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यकता होती है। हमको क्या जरूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम से वायु अथवा जल को आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटकर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही प्रवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? हम देखते हैं जब हम धूप में जाते हैं तो हमको छाते का परामर्श क्यों दिया जाता है अपने घर वालों के द्वारा। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार। हम जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर क्रियाकलाप 4.10 करके देखते हैं। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद या श्वेत पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के तापमान मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाएंगे? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के तापमान में अंतर अनुभव कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, काला है, और यहाँ पर ये सफ़ेद, यस जो हमने इसका श्वेत पृष्ठ किया था वो वाला बर्तन है। अब हम इनमें देख सकते हैं कि कौन सा अधिक गर्म है, कौन सा उसके मुकाबले में अधिक ठंडा है। यहाँ पर हम क्रियाकलाप 4.11 करके देखते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए।
10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का तापमान ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का तापमान समान दर में कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा की जो विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं जब हमको गर्म या ठंडा या गर्म करना होता है। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। अब हम देखते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः इसमें जो क्या होता है, उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबलों में किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दे, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? याद रखें कि दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। अब हमको यहाँ पर कुछ इसके प्रमुख शब्द दे रखे, जैसे कि हमने देखा है सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, तापमापी, थर्मामीटर, अंकितापी और पुतिरोधी। अब हमने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या सीखा, हम इसका सारांश देख लेते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप थे। तापमापी वह युक्ति है जिससे हम ताप को मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 सी से 42 सी होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला का तापमापी का उपयोग भी हम करते हैं। इन तापमापियों का परिसर कितना होता है? 10 सी से 110 सी होता है। मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? 37 सी है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है: चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में क्रिया ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा के चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है। अब हमें यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। प्रयोगशाला में तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच की समानताएं तथा अंतर बताइए। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी के प्रत्येक के 2 उदाहरण बताइए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। हम कैसे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो हमने अभी देखा था हम किसके द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो तापमापी के द्वारा हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। कौन से? डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता। ताप को डिग्री में मापते हैं। कौन से? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई या अपने से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करती है। कौन से प्रक्रम द्वारा करती है? हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो हमने यहाँ पर इनके कुछ ये रिक्त स्थान देखें। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है थल समीर के बहने का समय कब होता है? थल समीर के बहने का समय। समुद्र समीर के बहने का समय।
घेरे रंग के सफ़ेद कपड़े पसंद करने का समय, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हल्के रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं और गहरे रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं। तो हमारे जो गहरे रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं, तो सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, और हल्के कब करते हैं, हम गर्मियों में। और जो हमारा थल समीर कब बहता है, तो थल समीर हमारा कब बहता है, रात्रि के समय। और समुद्र समीर हमारा कब बहता है, तो दिन के समय में हमारा बहता है। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कोई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। हमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह स्पर्श परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए। 30 सी से 1 लीटर जल को 50 सी के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे और 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होते हैं, लोहे की गोली की जल की ओर स्थानांतरित होगी, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। आपको इसमें से बताना है क्या सही आंसर है। जल में लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा होगा, विकिरण के कारण ठंडा होगा या ठंडा नहीं होगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई प्रिया कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण है। तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, या स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ रखना अधिक आसान होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।